आज हम लोग को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करना था ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे सपोज जमीन पे एक फुटबॉल रखी है और हमने उसको पैर से पुश किया, तो पुश करेंगे तो फुटबॉल आगे मूव करेगी। और जब हम पुश करेंगे तो हमको अपने पैर पे भी कोई फोर्स फील होगा जो फुटबॉल हमारे पैर पे लगाती है। ठीक है, इस चीज को हम प्रॉपर एक्टिविटी से भी समझेंगे कि कैसे कोई चीज फोर्स लगाती है। जैसे आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 6.5। इसमें जो है एक बहुत हैवी टेबल लिया है। ठीक है, सपोज ये टेबल है, काफी हैवी है, जो मूव नहीं कर सकता कुछ करने पे। और एक चेयर है, चेयर में नीचे व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, चेयर पे अगर हम सपोज बैठ गए और हमने अपना पैर ऊपर कर लिया, पैर ऊपर करने के बाद अगर हम टेबल को पकड़ के अपनी साइड खींचते हैं, पुल करते हैं, तो क्या होगा? टेबल तो मूव नहीं करेगा, लेकिन हमारी चेयर आगे की तरफ मूव करेगी। होगा ऐसा? सेकंड केस में सेम टेबल है, सेम चेयर है, हम बैठे हैं पैर ऊपर करके, और इस बार हम टेबल को पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी चेयर जो है पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। तो इन दोनों केस में हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम टेबल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, तो हमारी चेयर पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और हमारी चेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम यहाँ पर इस चीज को नोट कर सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स on the table, the table applied a force upon us in opposite direction। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल वन। ठीक है, एग्जाम्पल टू लेते हैं। सपोज हम एक बाइसिकल के ऊपर बैठे हैं और हमारा पैर पैडल पे नहीं, जमीन पे, और हम अपने पैर से जमीन को पुश अगर करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि हमारी साइकिल आगे की तरफ मूव करती है। होगा ऐसा? तो अब इस केस में क्या हो रहा है? व्हेन फीट अप्लाई कर रहा है a force on the ground in backward direction,
तो क्या होगा, ग्राउंड जो है हमारे पैर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हमने पैर से ग्राउंड पे लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और ग्राउंड हमारे ऊपर लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, द ग्राउंड अप्लाइज अ फोर्स ऑन फीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है बाइसिकल आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, विच causes bicycle to move forward। होता है ऐसा, हम डेली लाइफ के एग्जांपल सारे हो रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। सपोज हम वॉक कर रहे हैं जमीन पे, तो हम क्या करते हैं, पैर से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और जमीन हमारे पैरों पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। एज ए रिजल्ट हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ भी दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। while walking we push the ground backward with our feet। एंड ग्राउंड क्या करेगा, एंड ग्राउंड applies a force in opposite direction। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे फीट पे लगाएगा, ऑन आवर फीट टू मूव फॉरवर्ड। इससे हम आगे चलते हैं। अब ये जो फोर्स जमीन लगाती है हमारे पैरों पर, ये फोर्स जो है किस फॉर्म में लगता है हमारे ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हम कह सकते हैं द ग्राउंड applied force in the form of friction। मीन्स हमारे मूव करने में, चलने में फ्रिक्शन का काफी बड़ा रोल होता है। अगर सरफेस चिकनी हो, बहुत स्मूथ हो, जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, मीन्स हम कह सकें इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या होगा, जब हम फुट से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो हमारा पैर स्लिप कर जाएगा और हम गिर सकते हैं। तो हमारे चलने के लिए या मूवमेंट के लिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन then our foot may slip backward and we may fall।
बी में फॉलन डाउन। ठीक है ना। इसीलिए जो हमारे फुटवेयर्स होते हैं उनके सोल में आपने देखा होगा कि ग्रूव्स बने होते हैं, जिससे कि ग्रूव्स अच्छी तरह बने होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा और हमको चलने में आसानी होगी। और जब पुराने हो जाते हैं फुटवेयर और ये ग्रूव्स घिस जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो क्या होता है कि पैर स्लिप करने लगता है चलने में, है ना। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि फुटवेयर में ग्रूव्स क्यों बने होते हैं, तो आपको यही रीजन देना होगा। लिख भी सकते हैं इसको, therefore grooves are made on the sole of footwear to increase the force of friction between sole and ground. Force of friction between soles and फ्लोर भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, उनके टायर को अगर आप देखिए तो उसमें भी ग्रुप्स बने होते हैं, ट्रेड्स बने होते हैं। वो भी इसीलिए बने होते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहे, तो गाड़ी जो जब व्हीकल मूव करेगा रोड पे तो वो स्लिप नहीं करेगा, स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो इसको भी पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं सिमिलरली, क्योंकि ये सब एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से किसी भी एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली ट्रेड्स, यहाँ पर आप चाहे तो इसको करते हैं, ग्रूव्स आर मेड ऑन द सोल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ट्रेड्स ऑन टायर ऑफ व्हीकल्स increase the force of friction between the tires and the road। ठीक है। अब ये जो फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं और फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसको अगर हम मेजर करना चाहें तो फोर्स को मेजर करने का एक हम लोग ने पहले भी तरीका देखा था, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, है ना। कि हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया और उसके बदले में जो फोर्स रिटर्न लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसको चेक करने के लिए वी कैन मेजर द मैग्नीट्यूड of force by using spring balance। सपोज हमने दो स्प्रिंग बैलेंस लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में सब, और एक स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ, ये सपोज ये वॉल है या किसी फिक्स ऑब्जेक्ट से जो मूव ना करे उसके साथ अटैच किया। ठीक है।
मान लो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है हमारा। एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, ये इसका हुक है। और इसके हुक में दूसरा हुक फंसा करके दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है। ये दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है। ये इसका नॉब इस साइड है। ठीक है। अब सपोज दिस इज ए और दिस इज बी, नेम कर दिया। अब ए वाले स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ के हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। तो हम देखेंगे कि, और इस पूरे सिस्टम को एक टेबल पे रख दिया। ठीक है। टेबल पे रखने के बाद ए वाले को नॉब से हम पकड़ के यहाँ से खींच रहे हैं। तो खींचने पे क्या होगा, हम देखेंगे कि दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस में सेम रीडिंग आ रही है। क्योंकि जब हमने पुश किया तो क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया ए पे, तो ए ने फोर्स लगाया बी पे, और बी वापस ए पे फोर्स लगाएगा। हम्म, तो और दोनों में सेम रीडिंग आने का मतलब है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं और जो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो दोनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं। इसीलिए दोनों स्प्रिंग बैलेंस में सेम रीडिंग आ रही है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टेक टू स्प्रिंग बैलेंस balances connected together and place them on a table। ठीक है। अब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। इफ force is applied through A, तो क्या होगा, both the spring balances show the same reading। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि फोर्स exerted by A on B, ए जो है बी पे जितना फोर्स लगा रहा है इज इक्वल बट ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट
in direction to the force exerted by B to टू नहीं ऑन लिखेंगे, बी ऑन ए, है ना। जितना ए ने बी पे लगाया उतना ही बी ए पे लगा रहा है, इसीलिए दोनों स्प्रिंग बैलेंस में सेम रीडिंग आ रही है। ठीक है। अब ये सारे एग्जांपल जो हम लोगों ने देखे और ये एक्सपेरिमेंट किया, इन सारे से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? तो हम वी में कंक्लूड, सॉरी, दो तीन चीजें हम लोगों ने कंक्लूड की। पहली, कि जब एक ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो सेम उसी समय सेम टाइम में सेकंड ऑब्जेक्ट भी फोर्स एक्सर्ट करता है फर्स्ट वाले। पहली चीज तो ये हम लोग ने देखी, सारे एग्जांपल में ये हो रहा है ना। तो फर्स्ट हम लोग पॉइंट यही नोट करेंगे, व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object, जो कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट simultaneously simultaneously exert a force back on first, फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है, तो सेम टाइम में सेकंड वाला फर्स्ट पे भी फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहली चीज हमको ये समझ में आई। सेकंड चीज हमको क्या समझ में आई कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, स्प्रिंग बैलेंस वाले से मालूम चला हमें कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये भी तो मालूम चला। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक चीज और पता चली हमको कि ये फोर्सेस जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। जैसे ए वाली स्प्रिंग जो है बी पे लगा रही है और बी वाली स्प्रिंग ए पे लगा रही है। या हम लोग जो टेबल और चेयर वाला देखे थे एक्टिविटी, तो जब हम टेबल को खींच रहे हैं तो टेबल हमारे ऊपर ऑब्जेक्ट वो लगा रहा है फोर्स, या हम जमीन पे जब वॉक कर रहे हैं तो हम जमीन पे लगा रहे हैं फोर्स और जमीन हमारे ऊपर लगा रही है। तो ये जो फोर्स दोनों हैं हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसे भी लिखेंगे, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब इन सबको ऑब्जर्व करने के बाद न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है? अब हम लोग न्यूटन्स का लॉ लिखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि
हर एक्शन, अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो अगला ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मीन्स हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और वो ऑपोजिट, वो इक्वल होता है, अमाउंट में इक्वल होता है और डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होता है। इसको हम लोग लिखेंगे टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। और दूसरी चीज, एंड दे act on two different bodies या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहा है ना, डिफरेंट बॉडीज, या ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो दिस इज थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर एक चीज आपको जानना चाहिए कि जो एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स है, ये तो हम लोग कह रहे हैं इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड, लेकिन इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो कहता है F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई एम, मीन्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब हम लोग इस थर्ड लॉ में कह रहे हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो इक्वल अमाउंट का है लेकिन वो दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करेगा ऑन द मास ऑफ बॉडी, और दोनों बॉडी का मास तो डिफरेंट होगा। तो अगर दोनों बॉडी का मास डिफरेंट होगा तो सेम फोर्स लगाने पर भी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए आप। द एक्शन ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंड रिएक्शन, the action and reaction forces are equal in magnitude, but these forces may not produce acceleration of equal magnitude। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड। क्यों? बिकॉज each force acts on a different body या different object on a different object that have different mass। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन
ज्यादा होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब आपके बुक में न्यूटन्स थर्ड लॉ को डेली लाइफ की कुछ चीजों के साथ भी को रिलेट किया है, डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो डेली लाइफ में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके साथ को रिलेट किया है न्यूटन्स थर्ड लॉ को, उसे भी आपको जानना ही चाहिए। तो इसमें क्या हेडिंग होगी, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस। may explain on the basis of Newton's third law। एग्जाम्पल वन जैसे दिया है आपकी बुक में कि सपोज कोकोनट ट्री है और कोकोनट ट्री पे या पाम का ट्री है, तो उसमें जो कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब प्रैक्टिस होती है, वो लोग जो है उस पे बहुत आराम से चढ़ जाते हैं। तो जब कोई आदमी ये कोकोनट ट्री या पाम ट्री पे चढ़ता है तो उस समय वो क्या करता है, पैर से जो है उसके जो ट्रंक होता है, ट्री का ट्रंक होता है, उसको पुश डाउन करता है और उसके जो ट्री का ट्रंक है वो जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और वो फ्रिक्शन जो है उसके लेग को ऊपर को पुश करता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वो जो आदमी है आराम से ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। तो अगर इसको आपको एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन करिए, तो आप इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाइल क्लाइंबिंग अ कोकोनट और palm tree, the man's leg pushed down against the trunk। फिर एज ए रिजल्ट क्या होगा, एंड द फ्रिक्शन between trunk and the legs pushes him upward by equal force। या न्यूटन्स थर्ड लॉ काम किया। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है कि सपोज कोई रिवर है, उसमें एक बोट है और उसमें बोटमैन है। तो बोटमैन को अगर वो बोट चलानी है तो वो क्या करेगा, वो जो पैडल होता है, जो उसका पतवार होता है, उससे जो है वो पुश करता है वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब वो पुश करता है वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वाटर पुश करेगा बोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में विथ इक्वल फोर्स, है ना। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, वो बोट जो है आगे की तरफ
मूव कर जाएगी। तो यहाँ भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम कर रहा है। ठीक है। और इस केस में अगर जो है बोटमैन जो है जल्दी जल्दी या मतलब ज्यादा मेहनत करके उसको पैडल को चलाएगा, तो फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी ज्यादा फोर्स लगेगा, कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वाटर भी ज्यादा फोर्स लगाएगा बोट पे, और जो बोट की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो सकती है ना। तो यहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। इसे भी शॉर्ट में नोट कर लीजिए। व्हेन, टाइम खत्म हो चुका है क्या? ओ सॉरी, मैंने टाइम देखा नहीं। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, सबने नोट किया है ये? यस मैम। ठीक, ठीक है मिलते हैं। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। नमस्कार यशिन। नमस्कार मैम। नमस्कार।